नमस्कार। आज हम एक सफर पे निकल रहे हैं समय में पीछे 16वीं और 17वीं सदी के हिंदुस्तान के गांव की तरफ। जी। ये वो दौर है जो सिर्फ बादशाहों या लड़ाइयों का नहीं है, बल्कि करोड़ों आम लोगों का है, जिनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी थी। हाँ, और इसे समझने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है? मुगल दस्तावेज तो हैं ही, जैसे वो अबुल फजल की किताब। आईने अकबरी। बिल्कुल, वो तो बहुत अहम है। पर उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ से भी काफी दस्तावेज मिले हैं, स्थानीय रिकॉर्ड्स। अच्छा, हाँ। तो आज की इस चर्चा का मकसद है किसानों को समझना, उनकी खेती, गांव का समाज कैसा था, जमींदार। हाँ, जमींदारों की भूमिका, फिर मुगल राज का दखल, और वो जो चांदी आई बाहर से, उसने कैसे यहाँ की जिंदगी को बदला। बिल्कुल। तो चलिए इसी पड़ताल में उतरते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? किसानों से। हाँ, किसानों से ही करते हैं। देखिए, उस जमाने में हिंदुस्तान की कोई 85% आबादी गांव में ही रहती थी। 85%? काफी ज्यादा। जी। और किसान भी मोटे तौर पर दो तरह के थे। एक खुद काश्त। खुद काश्त मतलब अपनी जमीन वाले। हाँ, जिनकी अपनी जमीन होती थी और वो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी जमीन थी। और दूसरे थे पाहे काश्त। पहे काश्त। ये वो किसान थे जो दूसरे गांव से आकर ठेके पर खेती करते थे, कभी कभी मजबूरी में या शायद बेहतर शर्तों की तलाश में। तो इसका मतलब जमीन पर निजी मिल्कियत थी, मतलब खरीदी बेची जा सकती थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। जमीन खरीदी बेची जा सकती थी, गिरवी भी रखी जा सकती थी। वो एक तरह से व्यक्तिगत संपत्ति ही मानी जाती थी। अच्छा, खेती तो मानसून पर ही निर्भर होगी ज्यादातर। थी तो। मानसून का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन सिंचाई के साधन भी थे, जैसे रहट, वो पर्शियन व्हील। हाँ, बाबर ने जिक्र किया है शायद इसका। जी, बाबर ने अपने संस्मरणों में किया है। कुओं से पानी निकालने का वो एक उन्नत तरीका था उस जमाने के हिसाब से। और खेती के औजार वो कैसे थे? बहुत साधारण। देखिए, तकनीक तो सरल ही थी। लकड़ी का हल जिसे बैल खींचते थे, बीज बोने के लिए कभी कभी वो बरमे जैसा कुछ इस्तेमाल होता था, पर ज्यादातर तो हाथ से ही छिड़कते थे। निराई बुड़ाई के लिए भी साधारण से लोहे के औजार। पर इसी तकनीक से साल में कम से कम 2 फसलें उगा लेते थे, खरीफ और रबी। खाने की फसलें तो होंगी ही, गेहूं, चावल, पर क्या राज्य कुछ खास फसलों पर जोर देता था? हाँ, देता था। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये तो मुख्य थी ही। लेकिन राज्य जिनसे कामिल, मतलब जो बेहतरीन फसलें मानी जाती थी, जैसे कपास, गन्ना। अच्छा, नकदी फसलें। हाँ, नकदी फसलें, इनको उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करता था, क्योंकि इनसे राज्य को राजस्व ज्यादा मिलता था। और इसी दौर में वो नई फसलें भी आई बाहर से, मक्का, टमाटर, आलू। जी बिल्कुल, अमेरिका से मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च जैसी चीजें आईं, और तंबाकू भी। तंबाकू, उसका क्या असर हुआ? तंबाकू तो भाई इतनी तेजी से फैला कि जहांगीर को पाबंदी लगानी पड़ गई। हालांकि वो पाबंदी कुछ खास चली नहीं। और इन नई फसलों, खेती के विस्तार, इन सब का नतीजा ये हुआ कि 1600 से 1700 के बीच, मतलब 100 साल में आबादी करीब 5 करोड़ बढ़ गए। 5 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा बदलाव था ये। तो आबादी बढ़ी, खेती में बदलाव आए, गांव के समाज पर इसका क्या असर पड़ा? क्या समाज में बहुत बंटवारा था? हाँ, समाज में जाति व्यवस्था तो काफी गहरी थी। ऊंच नीच का भेद साफ दिखता था। कुछ जातियों को तो बस नीच समझे जाने वाले काम ही मिलते थे। जैसे हलाला खुरान का जिक्र आता है, जिन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। और ये भेद सिर्फ हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में भी थे। अच्छा, मुसलमानों में भी? जी हाँ। गांव के मामले कौन देखता था? पंचायतें, जी। गांव के बुजुर्गों की। और मुखिया होता था, मुकद्दम या मंडल। पंचायतें मतलब काफी ताकतवर होती होंगी। बहुत। वो जाति के नियम लागू करवाती, जुर्माना लगा सकती थीं, यहाँ तक कि समाज से बाहर भी निकाल सकती थीं। और फिर अलग अलग जातियों की अपनी पंचायतें भी होती थीं, वो भी बहुत असर रखती थीं। गांव में सिर्फ किसान तो नहीं थे, दस्तकार भी तो थे, कुम्हार, लोहार। बिल्कुल, वो गांव की अर्थव्यवस्था का, समाज का एक जरूरी हिस्सा थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, सुनार, ये सब अपनी सेवाएं देते थे। बदले में क्या मिलता था? या तो फसल का कुछ हिस्सा मिल जाता था, या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा। उसे मिरास या वतन कहते थे। ये हक अक्सर पुश्तैनी होता था। जजमानी व्यवस्था भी थी कहीं कहीं। और महिलाओं की क्या स्थिति थी? क्या वो सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित थी? नहीं नहीं, खेतों में तो वो पुरुषों के साथ बराबर काम करती थी। बुआई, निराई, कटाई, अनाज साफ करना, सब में। अच्छा। और घर पर भी सूत काटना,
मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, इन कामों में उनका श्रम बहुत जरूरी था। हाँ, समाज तो पितृसत्तात्मक था, कुछ पाबंदियां थीं। लेकिन आपने कहा जमींदार वर्ग की महिलाओं को संपत्ति के अधिकार थे। बंगाल में महिला जमींदार भी थीं। और बंगाल में महिला जमींदारों के उदाहरण वाकई मिलते हैं। कमाल है। अच्छा, एक चीज और, गांव के आसपास जंगल भी तो होते थे, खरबंदी शायद। जी, देश का काफी बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। वहां रहने वाले लोग, जिन्हें जंगली कह दिया जाता था, उनकी अपनी दुनिया थी। शिकार, जंगल की चीजें इकट्ठा करना, जैसे शहद, मोम, लाख। और वो घूम घूम कर खेती भी करते थे। हाँ, स्थानांतरी खेती। राज्य के लिए जंगल कभी कभी सिरदर्द भी थे, मवास कहलाते थे, मतलब बदमाशों की पनाहगाह। लेकिन हाथियों के लिए जरूरी थे। सेना के लिए हाथी, हाँ, और व्यापार के लिए भी शहद, मोम, लाख का व्यापार होता था। कई बार तो इन कबीलों के सरदार ताकतवर होकर जमींदार या छोटे राजा भी बन जाते थे। हाँ, तो अब जमींदारों पर आते हैं। ये कौन लोग थे? गांव के सबसे ताकतवर लोग। इनकी ताकत आती थी इनकी जाति से, इनके खानदान से, राज्य के लिए जो ये सेवाएं देते थे, मतलब खिदमत, उससे, और इनकी अपनी जमीन, मिल्कियत, उससे। इनके पास अपने किले, अपनी सेना भी होती थी। हाँ, छोटे मोटे किले जिन्हें गढ़ी कहते थे, और अपने सैनिक दस्ते भी रखते थे ये। तो राज्य और किसानों के बीच ये एक तरह की कड़ी थे। हाँ? पर इनका किसानों से रिश्ता कैसा था? सिर्फ शोषण वाला? नहीं, रिश्ता थोड़ा जटिल था। एक तरफ तो वो राज्य के लिए लगान वसूलते थे, जिसमें जाहिर है शोषण तो था ही, पर दूसरी तरफ उनमें एक तरह का संरक्षण का भाव भी था। किसानों को जरूरत पड़ने पर कर्ज देना, मदद करना। हाँ, अच्छा। हाँ, तभी तो कई बार जब किसानों ने राज्य के खिलाफ, भारी टैक्स के खिलाफ विद्रोह किया, तो जमींदारों ने ही उनका साथ दिया या उनका नेतृत्व किया। ये दिलचस्प है। हाँ। अच्छा, अब मुगल राज्य की बात करें। हाँ। उनकी लगान व्यवस्था वो कैसी थी? हाँ, सुना है बड़ी डिटेल थी। हाँ, बहुत। मुगल भू राजस्व व्यवस्था तो समझिए साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाई, फिर जमीन को उसकी उपज के हिसाब से बांटा। पोलज, परौती, चचर, बंजर। पोलज मतलब सबसे अच्छी? हाँ, जिसमें हर साल खेती होती थी। फिर हर फसल के लिए नकद में टैक्स की दरें तय की, जिन्हें दस्तूर कहते थे। जो टैक्स मांगा जाता था वो जमा कहलाता था, और जो असल में वसूल होता था वो हासिल। और कोशिश ये रहती थी कि नकद में टैक्स लिया जाए। जी, राज्य की कोशिश यही थी। नकद में टैक्स लेना ज्यादा आसान और कारगर था उनके लिए। और इसी नकद वसूली में मदद की उस चांदी ने जो बाहर से आई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 16वीं 17वीं सदी में यूरोप के साथ व्यापार बहुत बढ़ा, और भारत के पास चांदी के अपने भंडार तो थे नहीं, तो यूरोप के व्यापारी भारतीय मसालों, कपड़ों के बदले में चांदी देते थे। इसी को चांदी का बहाव कहते हैं। और इससे क्या हुआ? इससे मुगल मुद्रा व्यवस्था, मतलब चांदी का रुपया, बहुत मजबूत हुआ। सिक्कों की ढलाई बड़े पैमाने पर होने लगी, और जैसा आपने कहा, राज्य के लिए नकद में लगान वसूलना बहुत बहुत आसान हो गया। वो इटली का यात्री था ना, करेरी। हाँ, करेरी। उसने लिखा भी है कि कैसे दुनिया भर की चांदी घूम फिरकर हिंदुस्तान पहुंच जाती है। कमाल है। ये सारी जानकारी, प्रशासन, समाज, राजस्व, इसका सबसे बड़ा स्रोत तो फिर आईने अकबरी ही हुई है ना? हाँ, मुख्य स्रोत तो वही है। अबुल फजल ने अकबर के कहने पर लिखी थी, और ये सिर्फ सरकारी ब्यौरा नहीं है। इसमें प्रशासन, सेना, राजस्व के आंकड़े तो हैं ही, साथ में भूगोल, लोगों के रीति रिवाज, सोच विचार, सबका जिक्र है। हर सूबे का, परगने का हिसाब। जी, मुल्क आबादी वाले हिस्से में हर सूबे और उसके अंदर की इकाइयों, सरकार, परगना, सबके आंकड़े दिए हैं। इतनी लिविड जानकारी? कोई कमी नहीं थी इसमें। क्या ये पूरी तरह सटीक थी? नहीं, कमियां तो थीं। देखिए, ये राजधानी से लिखा गया दस्तावेज है, तो नजरिया थोड़ा केंद्रीय है। सारे आंकड़े 100% सही नहीं है, कहीं कहीं जानकारी पूरी भी नहीं है। लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये जानकारी इकट्ठा करने का एक अभूतपूर्व प्रयास था। अबुल फजल ने खुद लिखा है कि उसने बहुत मेहनत की थी सच जानने के लिए। और मकसद सिर्फ कंट्रोल या टैक्स बढ़ाना नहीं था? शायद नहीं, मतलब वो तो था ही, पर साम्राज्य इतना बड़ा था, इतना विविध था, उसे समझना, उसे एक व्यवस्था में ढालना भी एक मकसद रहा होगा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि मुगल दौर का ग्रामीण भारत कोई ठहरा हुआ समाज नहीं था। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो व्यापार से, राज्य के दखल से, समाज के अंदरूनी समीकरणों से और बाहर की दुनिया से आ रही चांदी जैसी चीजों से
लगातार बदल रहा था, एक गतिशील समाज था। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, जरूर। कि ये जो आइन जैसा दस्तावेज बना, ये जो इतनी जानकारी इकट्ठा की गई, क्या इस प्रक्रिया ने खुद उस समाज को किसी तरह बदल दिया जिसका वो वर्णन कर रही थी? मतलब जानकारी इकट्ठा करना भी अपने आप में एक ताकत थी, जिसने शासकों के नजरिए को बदला। हाँ, क्या पता, ये सोचने वाली बात है।